का हड्डी है। और ये जानने के बाद मतलब बहुत सारी आपको क्लियरिटी हो जाएगा। जनरली हम सभी लोग इस बात पर हमारा अध्ययन नहीं होता है और हम कोई भी क्रॉप किसी भी मिट्टी में लगाते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जितना भी अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट किया है, अलग अलग खेतों में हज़ारों एकड़ों में काम किया है, तो उससे हमें पूरा ये क्लियर हो गया कि ये तरह की मिट्टी में ये तरह की क्रॉप होती है। अगर हम विज्ञान में जाएं कि भैया हमारे देश में कितने प्रकार की मिट्टी होती है, तो 200 टाइप की मिट्टियाँ हमारे वैज्ञानिक लोगों ने आइडेंटिफाई की है। हमारी कंट्री में 200 टाइप्स का सॉइल है। लेकिन अगर हम ये विज्ञान पे किसान को अगर लेके जाएं तो मतलब उसका तो माथा घूम जाएगा कि हमारा कितने नंबर का हुआ और उसमें कौन सा क्रॉप लगेगा। बहुत टिपिकल नॉलेज हो जाएगा ये। तो इसीलिए उसको बहुत सरल तरीके से कैसे हमें समझ में आ सके, उसके लिए हमने सॉइल को 3 कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया है। तो मिट्टी की पहले पहचान, मिट्टी की पहचान और उसमें लगने वाली फसलें। फसलें तो कितनी कैटेगरी की मिट्टियाँ होती हैं? हमने 3 कैटेगरी में सॉइल को बांट दिया। सबसे पहले नंबर, पहली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं काली चिकटी मिट्टी। काली चिकटी मिट्टी का मतलब ये होता है, ये कलर से काली होगी, ये काली चिकटी मिट्टी नहीं कहलाएगी। काली चिकटी मिट्टी का मतलब ये हो गया, उसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा ये है, जो मिट्टी पानी को होल्ड करके रखे लंबे समय तक, पानी को होल्ड करके रखे लंबे समय तक। लंबा वर्ड जुड़ा है, पानी को होल्ड करना। बारिश होगी, सब खेतों में पानी रहेगा, लेकिन वो पानी कितनी देर तक वो होल्ड करके रखती। जैसे अभी आप जिस दिन आए थे परसों के दिन, खूब उस दिन तक तो खूब पानी गिरा, रात में भी वो दिन पानी खूब गिरा, तो पानी जो है ना खूब अच्छा था। लेकिन अभी आप पूरे खेतों में भ्रमण करेंगे, खूब आराम से चल पाएंगे, आपके पैर में मिट्टी नहीं लगेगा। तो ये क्या हुआ कि पानी मिट्टी ने होल्ड करके नहीं रखा, पानी गिरा और उसने ड्रेनेज कर दिया। ऐसी मिट्टी काली भी हो, भूरी हो, सफ़ेद हो, पीली हो, है ना, लाल हो, कोई भी कलर में हो, वो ब्लैक कॉटन में नहीं आएगी। और अगर वो मिट्टी पानी को होल्ड करके रखी है, इतने दिन के बाद भी अगर हम गए और वहाँ पर कीचड़ जैसा माहौल रहा, मतलब पैर रखा और कीचड़ जैसा फीलिंग आया कि यार ये तो अभी इसको अगर खोदेंगे तो ये पच 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 हो रहा है, वो मिट्टी कहलाती है ब्लैक कॉटन। अब वो काली भी हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है और पिंक कलर भी हो सकता है। मतलब कलर से उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम उसके कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करेंगे। और कैरेक्टर ये बोलता है कि वो पानी को होल्ड करके रखती है, या वो सीमेंट जैसा बिहेव करती है, या फिर उस मिट्टी में आप पैर रखोगे और हल्का सा ऐसा मार दोगे तो पानी एक बूंद भी फिर वो अंदर नहीं जाएगा, सीमेंट जैसा बिहेव करेगी। ऐसी मिट्टी को हम काली चिकटी मिट्टी बोलते हैं। और इस कैटेगरी में अनाज वाली फसलें ही सबसे बेटर होती हैं। आप इसमें मक्का उगाइए, आप इसमें धान उगाइए, आप इसमें गेहूँ उगाइए, मटरी उगाइए, बटरी उगाइए, अरहर उगाइए, उड़द मूंग उगाइए। जो अनाज होते हैं, मतलब दाने वाले जो क्रॉप्स होती हैं, वो क्रॉप्स इसके अंदर अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम एलिमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। या इसको दूसरे शब्दों में समझेंगे तो पोटेशियम के बैक्टीरिया इसके अंदर मिट्टी में सबसे ज़्यादा होते हैं। मटरी और बटरी कौन सा फसल? बटरी बोले तो एक दाल होती है, जैसे मटर होता है ना, मटर का छोटा रूप है मटरी। हाँ, उसको बटरी बोलते हैं, सॉरी। तो बटरी बिल्कुल छोटी छोटी होती है और उसकी दाल चने की दाल में मिलावट के काम में आती है ना। जैसे पाम ऑयल हमारे रिफाइंड ऑयल में मिलाया जाता है, ठीक उसी तरह से बटरी सस्ता होता है और चना महंगा होता है, तो चने की दाल में उसको मिला दिया जाता है। सो बेसिकली उसको मिलावट के काम में यूज़ किया जाता है। जैसे ढैंचे को भी यूज़ करते हैं मिलावट को। हाँ, अब बहुत सारी चीज़, ठीक। तो कुल मिला के वो भी बहुत अच्छा होता है इस क्रॉप में। मसूर की दाल बहुत अच्छी होएगी, चना बहुत अच्छा होएगा, गेहूं बहुत अच्छा होगा। जितने भी ग्रेन्स हैं जो पोटेशियम बेस्ड होते हैं, ये सारे ग्रेन्स पोटेशियम बेस्ड होते हैं। इनके अंदर पोटेशियम तत्व एलिमेंट होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, तभी ग्रेन की क्वालिटी और उसका सॉलिड पार्ट बन पाता है। ठीक है, तो ये मिट्टी के अंदर ये सारे कैटेगरी आपको मिलेगी। तो कहीं पे भी आपको आइडेंटिफाई करना हमारी मिट्टी किस कैटेगरी की है,
साफ पानी होल्ड करके नहीं रख रही है तो बस वो ब्लैक कॉटन तो नहीं है। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, तो दूसरी कैटेगरी है साहब रेतीली मिट्टी। ये दूसरी बड़ी कैटेगरी है रेतीली मिट्टी। और इस मिट्टी में क्या बेस्ट होगा, इसमें होगा पल्प, गूदा, गूदा वाली फसलें। ठीक है, पल्प वाली क्रॉप इन द सेंस आप पहले आइडेंटिफाई करो रेतीली मिट्टी हम किसे कहेंगे, जिसमें रेत दिख गई वो मिट्टी रेतीली है, या उसके कुछ और भी सिम्टम्स हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप देख के जजमेंट कर लो कि यार इसमें तो 60% से भी ज़्यादा रेत दिख रही है मिट्टी में, मिट्टी कम है रेत ज़्यादा है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो। नहीं तो आप मिट्टी को उठा के देखिए और उसका मुट्ठा बनाइए, मुट्ठा ना बन के और वो खिसक गई अगर मिट्टी आजू बाजू से, तो मतलब वो सैंडी रेत हुई, मतलब सैंडी सॉइल हुआ, रेतीली मिट्टी हुआ। और ये अगर हम परसेंटेज में बात करें तो हमारे देश में 15% के आसपास पूरे हमारे कंट्री में है। और अगर ये मिट्टी की बात करें तो लगभग 30% के आसपास ये हमारे पूरे कंट्री में है। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान का है, उत्तराखंड का है, आसाम का है, कुछ हिस्सा जो है ना हल्का सा एमपी का भी है, बहुत थोड़ा सा, कुछ हिस्सा यूपी और बिहार का है, दिल्ली एनसीआर का है, पंजाब हरियाणा का है। सो मैक्सिमम मिला के सब मिला के 30% के आसपास हमारे हिंदुस्तान में ये कैटेगरी की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इस कैटेगरी की मिट्टी में गूदे वाली फसलें अद्भुत तरीके से होती हैं, मतलब आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खाली बीज लगाना और पानी देना है, बस ये फसलें ऑटोमेटिकली इस मिट्टी के अंदर होंगी। और इसमें अगर आपको अभी आपको हम प्रमाण दें तो आपने देखा होगा बहुत सारे, अभी कुछ समय पहले अखबारों में न्यूज़ आया था, जापान के कुछ फार्मरों ने इतना बड़ा कद्दू बनाया 140 किलो का, ऐसे रिकॉर्ड भी होते हैं। तो ये जो कद्दू बनाने वाली कहानी है ये सब सैंडी सॉइल के अंदर होती है। आप भी बना सकते हो 140 किलो का कद्दू, लेकिन हम क्या करते हैं ना, उस मिट्टी में सरसों उगाते हैं, कद्दू नहीं उगाते हैं। हमें पता नहीं है कि उस मिट्टी में ये वाला स्किल्ड है, तो हमारे किसान जो है ना उस मिट्टी में सरसों उगाए जा रहे हैं और उसमें फिर फर्टिलाइज़र डाले जा रहे हैं। और फर्टिलाइज़र वालों को कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि उनका फर्टिलाइज़र बिक रहा है। तो आप तो कहोगे साहब उग नहीं रहा अच्छे से, तो ये डाल दो तो उगेगा। तो हम ऐसे करके डालते जाते कॉस्ट बढ़ती जाती है, नेसेसरी नीचे के बैक्टीरिया डैमेज होते हैं और नुकसान हमें होता है और हमारी मिट्टी और पर्यावरण को होता है। तो हम मिट्टी के स्किल्ड के मुताबिक काम करें, मिट्टी के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर क्रॉप लगाएं तो आपको खाद वाद डालने की भी ज़रूरत नहीं है। मिट्टी के अंदर ऑलरेडी वो क्षमता है वो पैदा करने की। ठीक है, तो इसके अंदर गंधक के बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होते हैं और गंधक के बैक्टीरिया पल्प बनाने का काम करते हैं। पल्प मीन्स गूदा। आप इसमें पपीता लगाइए, टमाटर लगाइए, बैगन लगाइए, लौकी लगाइए, गिलकी लगाइए, खीरा लगाइए, कद्दू लगाइए, तरबूज लगाइए, खरबूज लगाइए, ये सारी फसलें इस मिट्टी के अंदर सबसे बेस्ट होंगी। और मैं आपको अगर प्रमाण दूं तो आप अगर वाराणसी अगर ये टाइम पे जाएंगे गर्मी के टाइम पे या प्रयागराज जाएंगे तो वो जगह पे आप जाते ही जो है ना 100 किलोमीटर पहले से आपको ट्रेन में खीरा मिलना लग जाता है ना। और अगर आप शहर घूमोगे तो आपको हर गली चौराहे पर आपको खीरा, कद्दू ये सब चीज़ें मिलेंगी, लौकी बिकती हुई, है ना। आप यूपी के हैं तो आप सब अच्छे से जान सकते हैं। तो ये क्यों होता है? अच्छा, क्योंकि जो हमारी नदियां हैं आपके बनारस और संगम में जो भी इतनी नदियों का नेटवर्क है, वो नदियों का पानी जो है ना जैसे ही कम होता है तो वो पूरा रेत निकल आता है। किसान जाके क्या करता है कि वही रेत में जाके अपने बीज लगा देता, ककड़ी के, कद्दू के, गिलकी के, तोरई के या फिर लौकी के, और फिर वहीं से वो पानी के नाले बना देता है। और ना तो वो फिर खाद डालने जाता है, ना कोई वहाँ पे ट्रॉली लेके जाता है, ना दवाई डालने जाता है, और ना ही वो वहाँ पानी के लिए अलग से कुछ एफर्ट्स डालता, कुछ भी नहीं करता, खाली सिवाय सीड्स के। और वो वहाँ पे कद्दू खीरा इतना ज़बरदस्त होता है, पूरा बनारस और पूरा प्रयागराज में तो ककड़ी कद्दू खीरा से भरा रहता है पूरे गर्मी के टाइम पे। सब डालते हैं, खाद भी डालते हैं, दवाइयाँ भी डालते हैं उसमें ना, बिल्कुल इसमें सब डालते हैं, उसके बावजूद भी डालते हैं। नहीं वो देखो वो डालते हैं वो एक अलग बात है, ठीक है, वो उनका स्किल्ड है कि अब उनको ये लग रहा कि नहीं अब और डालें तो हम और निकले, है ना। वो डालने की बात अलग है कि वो चलो कोई किसान ठीक है डाल रहा होगा कि उसको लोभ है कि भाई अभी इतना निकला अब हम और निकालें और डाल दें, तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी के अंदर ऑलरेडी स्किल्ड है वो। आप रेतीली मिट्टी में कोई भी पल्प वाली क्रॉप का एक्सपेरिमेंट करोगे वो क्रॉप बहुत बेटर होगी बाय बर्थ, ठीक है, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है
है ना। तो ऐसा है, तो ये मिट्टी इस काम के लिए बनी हुई है, बराबर ना। या आप इस मिट्टी में खाद डालिए कोई बात नहीं, लेकिन ये मिट्टी इस काम के लिए बनी हुई है। मतलब सेंस ये है, आप बिना खाद डाले भी उसका परफॉर्मेंस ले सकते हैं और खाद डाल के भी और ज़्यादा परफॉर्मेंस ले सकते हैं, ऐसा है। अब तीसरी एक बड़ी कैटेगरी है, उस कैटेगरी को हम बोलते हैं दोमट कैटेगरी। दोमट, है ना। दोमट कैटेगरी की मिट्टी में कौन सी क्रॉप्स होती हैं और ये भारत में कितने % होती है? तो लगभग 60% के आसपास ये मिट्टी हमारे पूरे कंट्री में है, पूरे देश में। और दोमट कैटेगरी की मिट्टी का मतलब ये है जिसके अंदर कंद वाली फसलें हों, कंद वाली फसलें, ठीक है। इस मिट्टी के अंदर कंद वाली फसलें बहुत बेटर होती हैं। मतलब आप चुकंदर उगा लीजिए आप, है ना, इसके अंदर गाजर उगा लीजिए, मूली उगा लीजिए, सलजम उगा लीजिए, फिर इसके बाद आप अदरक उगा लो, हल्दी उगा लो, है ना, काली हल्दी उगा लो, सफ़ेद हल्दी उगा लो, सूरन उगा लो, आलू उगा लो, प्याज उगा लो, लहसुन उगा लो। ये सारी फसलें जो कंद से डेवलप होती हैं अंदर, वो सारी फसलें दोमट कैटेगरी की मिट्टी में सबसे बेस्ट होती हैं। मतलब ये मिट्टी इन तरह की फसलों को सपोर्ट करती है। आपको अगर एग्जाम्पल दें हम, तो यूपी में अदरक क्यों नहीं पैदा होता? क्यों? किसी किसान को क्या अदरक उगाना नहीं आता वहाँ पे? क्या फिर लोग जानते नहीं उसकी खेती के बारे में? क्यों गन्ना ही गन्ना उगाए जाते हैं? सोचने की बात है ना। महाराष्ट्र में इतनी प्याज होती है, पूरे देश को प्याज सप्लाई होती है, पूरे वर्ल्ड में प्याज जाती है। तो महाराष्ट्र में दोमट कैटेगरी की मिट्टी है, वो अभी से शुरू हो जाते हैं बरसात से ही प्याज लगाना, और पूरे सीजन भर प्याज उगाते रहते हैं, साल भर 3-3 क्रॉप लेते हैं प्याज के किसान वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में वो सपोर्टिंग मिट्टी है ना भाई, ठीक है। उसकी फर्टिलिटी डाउन होगी रेगुलर क्रॉप उगाने से, है ना। तो आप क्या करते हैं, फर्टिलिटी उसमें डालते हैं, तो वो कैपेबिलिटी है उस मिट्टी के अंदर कि वो क्रॉप उगाएगी। आप उसको रिसाइकिल करोगे और रिचार्ज करोगे तो वो क्रॉप फिर से उगाएगा। तो पूरा महाराष्ट्र और आंध्रा, कर्नाटक, ये सब दोमट मिट्टी के हैं सारे इलाके। और इन इलाकों में अदरक देखो आप, हल्दी देखो, है ना, प्याज देखो, ये कंद वाली रूट क्रॉप सारी क्रॉप इसी तरफ सबसे ज़्यादा होती हैं, है ना। तो रूट क्रॉप जो है कंद वाली दोमट कैटेगरी की मिट्टी में आती है। वो पूरा महाराष्ट्र दोमट का है, एमपी का लगभग 90% एरिया दोमट का है, फिर आपका आंध्रा भी, तेलंगाना भी और कर्नाटक भी, ये तीनों चारों राज्य पूरे दोमट के हैं, प्योर दोमट के। धोखे से अपवाद स्वरूप कहीं पे एक आध मिट्टी मिल जाए ऐसा सैंडी या तो ब्लैक कॉटन, बाकी दोमट कैटेगरी का मिट्टी है सारा। तो उस मिट्टी के अंदर ये क्रॉप की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और ये फसलें वहाँ पर उगाई जा सकती हैं। अब इस मिट्टी की पहचान क्या है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे खेत की मिट्टी दोमट की है? मिट्टी के अंदर 2 तरह के कैरेक्टर, मतलब दोमट, सिंपल है, बहुत सरल है। मतलब हमारी मिट्टी के अंदर मिट्टी के अलावा अगर कुछ भी है, मतलब कंकड़, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, सैंड पार्टिकल या अदर कुछ भी, है ना, तो वो दोमट कैटेगरी में आएगा। तो सिंपल है, अगर हमें तीनों मिट्टियों में से पता करना कि हमारी मिट्टी कौन सी है, तो पहले नंबर तो काली चिकनी मिट्टी हुई। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये काली चिकनी है, तो आप क्या करो, इस मिट्टी को पानी में घोल दो, ठीक है। और पानी में घोला और वो पूरा पानी में घुल गई, कुछ भी नहीं आया उसमें, आपने हाथ नीचे ऐसे ऐसे किया, कुछ भी नहीं आया, ना रेत का कण आया ना तो कंकड़ आया, तो वो काली मिट्टी हुई। और अगर रेत का कण आ गया तो दोमट हुई, और रेती में तो रेतीली है ही, खत्म। 3 तो कैटेगरी ही है। तो आइडेंटिफाई करने में कोई बहुत बड़ा मतलब एक बाल्टी पानी में कितनी मिट्टी डालनी? 1 किलो घोल दो, हाँ सिंपल, 1 किलो मिट्टी डाल दो एक बाल्टी पानी में, और अच्छा घोल के, और नीचे आप ऐसे हाथ से देख लो, अगर उसमें कुछ कंकड़, ककड़ा या छोटे छोटे पार्टिकल कुछ भी आए, तो मतलब मिट्टी के अलावा कुछ और है इसमें, इसका मतलब वो दोमट हुआ। और इस तरह की मिट्टी में क्या होते हैं, हमेशा क्रैक्स बनते रहते हैं, और क्रैक्स बनने से क्या होता है कि रूट के लिए और कंद के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ गया ना। तो इसीलिए दोमट कैटेगरी की मिट्टी में रूट क्रॉप जो होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं। और इन क्रॉपों में एक बात और आपको मैं बता दूं, इन क्रॉप के साथ में क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो फसलें होती हैं ना, नॉर्मल फसलों में ये होता है कि ये पेड़ यहाँ ग्रो कर रहा है और इसकी रूट यहाँ पर ऐसी है, और इसकी वाइट रूट जो है ना ऊपर के सरफेस में बनेंगी, तो ये ऑक्सीजन लेने का काम जनरली ऊपर के सरफेस से उठा लेती हैं। लेकिन कंद वाली क्रॉप में क्या होता है कि यहाँ पे कंद का डेवलपमेंट होना है, तो कंद के नीचे ही इसकी रूट रहेंगी, तो इसकी रूट जो है ना डेप्थ में होती हैं,
और रूट डेप्थ में होने के कारण इसमें एरिएशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो ब्लैक कॉटन जो सॉइल होती है वो बॉन्डेड होती है, मतलब उसमें रेत के पार्टिकल ही नहीं है, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है जाने की। लेकिन अगर किसी मिट्टी में दो मतलब सैंड का पार्टिकल बीच में फंसा है, आप पानी नहीं दोगे वो मिट्टी को अलग कर देगा, एक दूसरे से बॉन्ड तोड़ देगा। तो क्या होगा, उससे एयर जाएगा, एयर जाएगा तो नीचे का ऑक्सीजन मिलेगा, कंद का साइज बढ़ेगा। ये लॉजिक है उसका, सिंपल। तो दोमट कैटेगरी की मिट्टी में हम कंद वाली क्रॉप बहुत अच्छी से उगा लेते हैं। और अगर आप मिट्टी का सिलेक्शन करके क्रॉप उगाओगे, गारंटी मानिए आपका उत्पादन दोगुना यहीं हो जाएगा, यहीं पे दोगुना हो जाएगा। हम 150 कुंटल हल्दी निकालते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं करते हैं, मिट्टी के हिसाब से काम देते हैं, मिट्टी को खत्म। मिट्टी के हिसाब से मिट्टी को काम दे दो, वो आपको परफॉर्मेंस करेगी, ठीक है। तो आप मिट्टी को एक बार पहचान लो कि हमारी मिट्टी किस कैटेगरी की है और उसमें कौन से बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा मात्रा में होंगे, उसके हिसाब से क्रॉप दे दो। तो अभी सिंपल है, 3 भागों में आप डिवाइड कर दो और तीनों के हिसाब से आप क्रॉप बांट दो, इसमें तो कोई कठिनाई है नहीं। क्लियर हो गया ना। तो ये हुआ मिट्टी की कैटेगरी और इनमें लगने वाली फसलों के बारे में बात है ना। अब हम इसकी आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी में फसलें तो हमने की बात कर ली कि हम इस तरह की मिट्टी में ये फसल लगाएंगे, पर मेरा ऐसा मानना है 15 साल तक इस फील्ड में काम करने के बाद कि मिट्टी को जब तक तैयार ना किया जाए तब तक उसमें कोई भी फसल नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस काम को कमर्शियली या तो आप एक आजीविका के ऊपर इस काम को अगर कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप पूरी तैयारी से सारा काम करें, ताकि आपकी उसमें उतना रिटर्न मिल पाए जितना आपको चाहिए है, या उतना ईल्ड बन पाए जिससे आपका पूरा ये सारा सिस्टम और पूरा इकोनॉमी रन अप हो सके। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि राम भरोसे बो दिया और हो गया टाइप का, ये नहीं। अभी जब ईल्ड लेनी है तो आप उसकी तैयारी कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फसल बोने से पहले मिट्टी की तैयारी करना पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल एक फौजी है, अगर वो फौज में भर्ती होने जाता है और उसको आज लड़ाई करने के लिए जाना है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे तो नहीं होता है कि बस सुबह से उठा और चड्डी पे ही चला गया, तैयारी करके जाता ना, औजार लेके जाता, हथियार लेके जाता कि भाई वहाँ पे लड़ना भी पड़ सकता है, तो तैयारी से जाता। कुल मिला के एक किसान भी अगर खेत पे निकलता है घर से तो भी वो तैयारी से जाता है, एक गमछा बांध के और एक तो हंसिया लेके या तो कुल्हाड़ी लेके वो घर से निकलेगा हमेशा, अगर वो सच्चा किसान है तो, ठीक है। और टाइम पास है तो कुछ भी नहीं लेके निकलेगा, ठीक है, गाड़ी पे बैठेगा ठीक है। तो अगर टाइम पास है तो ठीक है भाई, अलग बात है। लेकिन अगर वो बाकी में किसान है ओरिजिनल, तो वो तैयारी से निकल, क्योंकि उसको पता होता है कि यार हम खेत पे जा रहे हैं तो वहीं पे ठीक है डब्बा लेके और अपना सुबह सुबह वाला काम कराएंगे, और फिर वहीं डब्बा डाल के वहीं नीम का पेड़ लगा है तो नीम का पेड़ तोड़ के नीम भी कराएंगे, और फिर वहीं से जो है ना तौलिया बांध के गए और हंसिया वसिया लेके गए तो गायों के लिए 1-2 बंडल चारा काट के लेके आ जाएंगे। तो इतनी तैयारी से वो घर से सुबह से निकलता है, तो इतना काम तो वो करके आ जाता है जितना एक मजदूर आधी टाइम में करेगा, है कि नहीं है। तो ये होती है तैयारी, मतलब आप कोई भी काम के लिए अपने आप को तैयार करते हो तभी वो काम करते हो। ऐसे ही खेत को भी आपको किसी भी फसल को बोने के लिए या बोने से पहले मिट्टी को तैयार करना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। और ऐसा करने से फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। और आगे की सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैंडल हो जाती, सॉल्व हो जाती। जैसे अब आपने तैयारी नहीं की, मान के चलो, तो तैयारी नहीं करोगे, कोई भी फसल लगाओगे, उसमें फंगस आ गई, अब फंगस को ठीक करने के लिए काम करो। फिर उसमें पता चला कोई न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आ गई, अब उसको ठीक करने के लिए काम करो, ठीक है। फिर पता चला उसमें कोई बीमारी आ गई, उसको ठीक करने के लिए काम करो। तो आपको पूरे पौधे की उम्र तक काम करना पड़ेगा फिर। और अगर हम मिट्टी को तैयार कर दें और फिर बीज डालें, तो वो तैयारी जो है ना आपकी क्रॉप को एंडिंग तक लेके जाएगी, और उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई मतलब रुकावट नहीं आएगा, और आपको इजी पूरा क्रॉप हैंडल हो जाएगा, पूरा लाइफ हैंडल हो जाएगा। तो अब हम तैयारी की बात करते हैं, फसल बोने के पहले मिट्टी की तैयारी। फसल बोने के पहले मिट्टी की तैयारी। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। और नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट ये है,
अवशिष्ट की सफाई करना। हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी हम कोई क्रॉप लगाते हैं, हम प्रीवियस जो हमारे खेतों में अवशिष्ट होते हैं उनकी हम क्लीनिंग नहीं करते, सफाई नहीं करते हैं, और यही अगली फसल में फंगस का कारण बनते हैं। ठीक है, खड़ की बात कर रहे हैं। खरपतवार की बात कर रहे हैं, या घास लगी है, या प्रीवियस फसल के कोई डंठल लगे हैं, चारा है, तिनका है, पत्तियां हैं, कुछ भी है। क्या होता है कि जैसे मान के चलो हमारे खेत में अभी घास खड़ी हुई है, और अगर हमने डायरेक्ट जाके अभी ऐसी कंडीशन में इसको जोत के एक बार क्रॉप बो दिया, तो क्या होगा, ये खरपतवार जब मिट्टी के अंदर जाके डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस अलग होती है। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग बैक्टीरिया पैदा होते हैं, और फिर वो डिकम्पोज करके मटेरियल को फिर वो मर जाते हैं। आपने देखा होगा, गोबर को सूंघोगे तो स्मेल आएगी, गोबर की गंध आएगी, फिर गोबर को 1 महीने के बाद सूंघोगे, स्मेल चेंज हो जाएगी, और जब डिकम्पोज हो जाएगा गोबर, तब सूंघोगे, सौंधी खुशबू आने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्टेज पर अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया उसके अंदर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पेट के अंदर होता है, खाना हम खाते हैं, जब आमाशय में होता है तो अलग बैक्टीरिया उसको गलाने का काम करते हैं, जब वो थोड़े नीचे खिसकता है तो अलग बैक्टीरिया काम करते हैं, और नीचे खिसकता अलग बैक्टीरिया काम करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग स्टेज में उस मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया काम करते हैं। सेम फंक्शन मिट्टी के अंदर भी होता है कि जो भी आपने मैटर डाला, लाइक पत्ती है, डंठल है, चारा है, तिनका है, लकड़ी है, लाइक दिस कुछ भी है, वो अगर आपने मिट्टी में ही मिला दिया तो वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होना अच्छी बात है क्योंकि वो मिट्टी को मिलेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद फसल नहीं लगना चाहिए। या तो आप गैप दो उसको ताकि वो डिकम्पोज पहले हो जाए और फिर क्रॉप लगे, और नहीं तो क्या करो, आप पहले ही उसकी सफाई करो। उसके 2 उपाय हैं। नंबर 1, या तो आप मैनुअली सफाई कर दो, और नहीं तो आप वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करके भी उसकी सफाई कर सकते हो। तो अभी जैसे अभी हमें ये कचरा अगर कंप्लीट करना है हमारे खेतों में जो खड़ा है, हम क्या करेंगे, एक वेस्ट डिकम्पोजर का डोज बनाएंगे, उसको छिड़क देंगे और पीछे से ट्रैक्टर चला देंगे। 10 दिन के अंदर ये पूरा गल के सड़ जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा। अब हम इसमें कोई क्रॉप लगाएंगे तो वो फ़ायदा करेगा क्योंकि वो कंपोस्ट हो गया, उसने कार्बन रिलीज़ कर दिया। और अगर ये कंपोस्ट नहीं हुआ तो अलग अलग शैतान उस समय पे आएंगे जिस समय पे उनका वो टाइम पे वहाँ पर भोजन होगा। कच्चा गोबर दीमक का भी भोजन होता है, कच्चा गोबर तमाम हानिकारक बैक्टीरिया का भी भोजन होता है। फिर वो जब थोड़े स्टेज के आगे बढ़ता है तब अलग बैक्टीरिया का भोजन होता है। अब क्या होगा, अगर मान के चलो ये प्रोसेस मिट्टी के अंदर हुई तो मिट्टी के अंदर भी अलग अलग स्टेज के बैक्टीरिया पैदा होंगे, और उसी समय पे आपने वो क्रॉप लगा दी अपनी कोई, तो ये बैक्टीरिया इस क्रॉप के आजू बाजू भी अपनी कॉलोनी बना देंगे और उस रूट को भी डैमेज कर देंगे। तो इसीलिए जनरली आपने देखा होगा कि उकटा की एक बीमारी लगती है। एक पेड़ हरा खड़ा है और ऑटोमेटिकली पता ही नहीं चला 2 दिन के अंदर ही वो पीला पड़ के और पत्तियां मुरझा के और सूखने लगा। तुरंत में कुछ भी नहीं कर पाते हम, क्यों? क्योंकि उसकी लंबे अरजे से वहाँ पर बैक्टीरियाज ने कॉलोनी बना रखी है जड़ों के पास में, और वो बैक्टीरिया उन जड़ों को पूरी तरह से बर्नआउट कर देते हैं। और जब कोई जड़ बर्नआउट हो गई तो वो पोषण ही नहीं उठा पाएगी, और पोषण नहीं उठा पाएगी तो पौधा एकदम सडनली हार्ट अटैक जैसी स्थिति में जाएगा। ठीक है, तो ये बीमारी मिट्टी के अंदर फंगस जनित बीमारी कहलाती है, और ये होती है अनडिस्पोजेबल मटेरियल के कारण। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी है ही नहीं कि हो, लेकिन कारणों के कारण ये बीमारी होती है, और कारण है अनडिस्पोजेबल मैटर मिट्टी के अंदर होना। ठीक है, तो ये अनडिस्पोजेबल मैटर जब डिस्पोजेबल की पोजीशन में आता है तो 70 डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट करता है। अब आपको ध्यान हो, अगर कभी आपने गोबर में हाथ डाला हो, जब वो गोबर ताज़ा होता है तो उतना गर्म नहीं लगता, थोड़ा उबा उबा सा लगता है ना, रूम टेम्परेचर या उससे थोड़ा ज़्यादा। लेकिन वही गोबर अगर ढेर लगा के 1 महीने के लिए आप स्टे कर दो और फिर उसमें हाथ डालो तो आपका हाथ जल जाएगा, इतना गर्म होगा वो। क्यों? क्योंकि उस समय पे वो अलग तरह के बैक्टीरिया उसको डिस्पोज कर रहा है, उसको बर्नआउट कर रहा है। समझ रहे ना, उस गोबर में जो एलिमेंट है उसको रिलीज कर रहा है और उसके मतलब उसको विघटित कर रहा है। तो विघटित करने के लिए उनको बर्नआउट करना पड़ेगा, उसको बर्न करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। ठीक है, और जलाने की कंडीशन में क्या होगा, दूसरे बैक्टीरिया जलाएंगे, और जब वो जल जाएगा ना तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे ऑटोमेटिकली, फिर वो नए दूसरे बैक्टीरिया उसमें आ जाएंगे। ये प्रकृति की संरचना है, ऐसे काम होता है।
तो क्या हुआ कि जैसे मान के चलो हमने ये पत्ती अभी मिट्टी के अंदर दबा दी, अब ये कंपोस्ट होगी तो टेम्परेचर की उस स्टेज से ये गुजरेगी। तो अब मान के चलो ये पत्ती के आजू बाजू अगर 70 डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट हुआ और उसी जगह पे हमारी क्रॉप की रूट रही, तो निश्चित हमारी रूट्स को भी वो प्रभावित करेगा, रूट को भी जला देगा। तो इसी तरह से मिट्टी के अंदर कोई भी अवशिष्ट नहीं होना चाहिए। अगर अवशिष्ट हैं तो उनको पहले आप सफाई करो, क्लीन करो, या तो बायो डिस्पोज करो उनको मिट्टी के अंदर। तो पहला स्टेप है मिट्टी को तैयार करने के लिए कि अवशिष्ट की सफाई करना। जो भी आपके खेत में अनडिस्पोजेबल मटेरियल पड़े हैं या तो आप मैनुअली क्लीन कर दो, अगर नहीं पॉसिबल है, फील्ड बड़ी है, तो आप एक वेस्ट डिकम्पोजर बनाइए और उसको छिड़क के आप मिट्टी में मिला दीजिए। अब वेस्ट डिकम्पोजर के दो उपाय हैं। एक तो गौ कृपा अमृतम नाम का कल्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भाई गोपाल सुतारिया जी ने इसको इन्वेंट किया है अहमदाबाद गुजरात से। और ये बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर पूरे भारत में अच्छा सर्वाइवल इसका कैपेसिटी है और हमारी गाय के पेट से ही लिया गया है। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, आप धड़ल्ले से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये मिट्टी के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का भी काम करता है और एक एज ए सप्लीमेंट का भी काम करता है, क्योंकि उस बैक्टीरिया मतलब मैटर के अंदर एक बैक्टीरिया नहीं है, कई तरह के बैक्टीरिया हैं, है ना। अब होता क्या है कि यही बैक्टीरिया गोबर के अंदर ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया गोबर से ही लिया गया है। लेकिन क्या होता है कि वो सेंट्रलाइज हैं ओ मैटर में, वो स्पेशल वही बैक्टीरिया हैं जो आपके मिट्टी के अंदर फ़ायदा जाके करने वाले हैं, है ना। तो गोबर के अंदर तो करीब 4-5 हज़ार तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से 100 तरह के बैक्टीरिया जो पॉजिटिवली फील्ड में फ़ायदा करते हैं उनको कलेक्ट किया गया है और उनको मल्टीप्लाई किया गया। तो आप वो गौ कृपा अमृतम कल्चर 1 लीटर जो है ना 2 लीटर कहीं से भी तो मिल जाए, आप चाहें तो हमसे भी यहाँ से ले जा सकते हैं। 2 लीटर कल्चर को आप एक 200 लीटर ड्रम में डालिए, उसमें 2 किलो गुड़ डालिए, 2 लीटर छाछ डालिए, ठीक है, और उसको घोल के कपड़े से मुँह बांध के 5 दिन के लिए रख दीजिए। 5 दिन बाद वो कल्चर रेडी हो जाता है। आप उसको फिर वेस्ट डिकम्पोजर के रूप में या एज ए सप्लीमेंट के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करना, जैसे अभी हमें ये सामने का खेत मतलब बखरना है, उसमें घास खड़ी हुई है बराबर, तो हम क्या करेंगे, पहले वो छिड़क देंगे और पीछे से ट्रैक्टर चला देंगे, तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। अब मिट्टी में अभी नमी भी है पर्याप्त, तो बैक्टीरिया जाके वहाँ इमीडिएटली काम करना चालू कर देंगे और अगले 5 से 7 दिन के अंदर इस कचरे को पूरा गला देंगे। फिर हम कोई भी क्रॉप लगाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अब ये ऑर्गेनिक मैटर के रूप में बदल गया, तो हमें खाद कम डालना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कचरे ने डिस्पोज कर दिया। तो इसीलिए ये एक विकल्प हो सकता है। दूसरा विकल्प वेस्ट डिकम्पोजर का ये है कि आप वो खुद से हम बना सकते हैं, अगर नहीं है वो तो, है ना। तो उसके लिए क्या करना कि 20 केजी देसी गाय का गोबर लेना, 20 लीटर देसी गाय का ताज़ा यूरिन लेना, 2 किलो उड़द की दाल का आटा लेना, 2 किलो गुड़ लेना और 1 किलो लेना ईस्ट बोले तो खमीर भी बोलते हैं इसे, जो बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है और तमाम बिस्किट बनाने में और जलेबी बनाने में भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका काम होता है फर्मेंट करना, फर्मेंटेशन। 20 केजी देसी गाय का गोबर लिखते हैं सर, क्या वो लिखते हैं आप तो फिर? हाँ मैं लिख देता हूँ। 20 केजी देसी गाय का काउडंग गोबर, 20 लीटर यूरिन, 2 केजी उड़द दाल का आटा। सर इसमें दाल उड़द का ही लेना है या कोई और भी नहीं, कोई मिलावट नहीं चलेगा, ना विकल्प चलेगा। 2 केजी गुड़। बेसिकली उड़द की दाल में क्या होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और किसी दाल में नहीं होता। हाँ, और दालें फर्मेंट होती हैं लेकिन वो सड़ती भी हैं जल्दी, समझ रहे ना। जैसे आप बेसन ले लो या फिर मसूर की दाल का ले लो या फिर और दालों का ले लो, तो वो क्या होती हैं, अरहर की दाल का ले लो, फर्मेंट होंगी लेकिन इमीडिएटली फिर वो सड़ना भी चालू कर देंगी, और सड़ना चालू करेंगी तो दुर्गंध आएगी और दुर्गंध के कारण दूसरे अलग तरह के बैक्टीरिया वहाँ पर पैदा हो जाएंगे, फिर आपका फायदा नहीं होगा जो करने आए। 2 किलो गुड़ जैगरी है ना, फर्स्ट क्या है, 1 केजी ईस्ट, फर्स्ट क्या है, 20 केजी काउडंग। सो बेसिकली ईस्ट जो है, ईस्ट आपको बेकरी की दुकान से मिलेगा, 1 किलो खाली लेना है, 80 रुपये का आता है 1 किलो। तो और अगर मान के चलो बाय द वे ना मिले तो आप ये 4 चीज़ों से भी काम चला सकते हो। उड़द की दाल का आटा इसलिए हमने लिया, वो भी ईस्ट का एक विकल्प होता है, पर ईस्ट होने से ये सॉलिड फार्मूला बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग, और अगर नहीं हुआ तो उड़द की दाल का आटा भी चलेगा,
गुड़ क्या सड़ा हुआ लेना है? अगर मिल जाए तो, है ना, काला पुराना गुड़ मिल जाए तो वेल एंड गुड, और ना मिले तो कोशिश करिए जैविक गुड़ मिल जाए तो अच्छा है। और अगर वो भी ना मिले तो पुराना कहीं से भी तो परचेस कर सकते हो, मिल जाता है वो, कोई बड़ा तकलीफ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आपस में मिलाइए, एक ड्रम में इनको रखिए, कपड़े से मुंह बांध के 24 आवर के लिए, ओनली 24 घंटे के लिए। इनके साथ पानी थोड़ा सा बहुत मिला सकते हो, नहीं तो 20 लीटर यूरिन मिलाने से वो उसमें घुल जाएगा, नहीं तो 10 लीटर आप पानी मिला दो और घोल के इनको 24 घंटा रखना है, ओनली 24 आवर ढक के रखना है। हाँ, कपड़े से मुंह बांध के रखना, जालीदार कपड़ा होना चाहिए। हैं? गोबर फ्रेश चाहिए, फ्रेश मतलब 24 घंटे तक का गाय ने किया हुआ वाला गोबर, है ना। इन सब को मिला के 24 घंटा रखना है, आफ्टर 24 आवर ये रेडी हो गया। बांधना इस तरीके से है कि हवा नहीं जानी चाहिए उसमें। हवा जाएगी पर उसमें मच्छर, मक्खी, तितली, पंखी, है ना, ये सब एग्स, अंडे, ये सब नहीं जाने। अलग तरीके की उनके बैक्टीरिया उसमें, हाँ, है ना, अंडे नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह के। तो हमने ये पांचों चीज़ों को मिला के कपड़े से मुंह बांध के 24 घंटे के लिए रख दिया। आज मिलाया, कल आपका रेडी हो गया मटेरियल। अब हम इस मटेरियल में क्या करेंगे, ज़्यादा पानी मिला लेंगे। और ज़्यादा पानी का मतलब कितना भी ज़्यादा, आप 10,000 लीटर मिलाओ चाहे 2,000 लीटर मिलाओ, ये 1 एकड़ में डलना चाहिए। पानी चाहे 200 लीटर में मिला लें, चाहे 200 मिलाओ, 200 लीटर मिलाओ तो डब्बे से आप छिड़क दो, और 10,000 लीटर मिलाओ तो मशीन चालू करो और फुहार बना के छिड़क दो। तो डिपेंड ऑन आप दे कैसे रहे हो, ठीक है, आपके पास क्या तरीका है देने का। तो कुल मिला के आपने ये मटेरियल आपने पूरा डाल दिया और फिर आपने मिट्टी को टिलेज कर दिया। तो मिट्टी के अंदर जो भी एलिमेंट पड़े हैं अनडिस्पोजेबल फॉर्म में, वो सारे डिस्पोजेबल फॉर्म में आ जाएंगे। अब वो मिट्टी को नुकसान करने की बजाय फायदा करेंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या पराली पे भी यूज कर सकते हैं? सब चीजों पे, कोई भी चीज को सड़ाना हो, इवन ये गोबर वाला पे, है तो- कंपोस्ट पे, कचरे पर, सिटी वेस्ट पर, प्रेस मद पर, बकरी पर, मुर्गे पर, मतलब मुर्गी की, हाँ तो उन सब पर किसी पर भी डाल दो तो ये जो प्रोसेस सड़ने की है, जो 60-70 दिन में होती है, वो जाके आपकी 40 दिन में हो जाएगी। मतलब आधा वक्त बचा देगी, समझ गए ना, आधा वक्त बचा देगी। और 2 बार डाल दोगे तो और भी कम हो सकता है वक्त, है ना। तो ये, क्योंकि ये बैक्टीरिया जाके सीधा ये काम में लग जाएंगे, ये पत्ती मिलेगी और इसको तुरंत सड़ाने लग जाएंगे, और 24 घंटा ये वही काम करेंगे जब तक वो सड़ नहीं जाएगी। और जब सड़ जाएगी तो स्वर्गवास हो जाएगा इनका, फिर अगले बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो इतना ज़बरदस्त नेचर का सिस्टम है, आप ये बैक्टीरिया इनको मिला के ऑटोमेटिकली पैदा कर सकते हो। और ये बैक्टीरिया कहीं से आपको इंजेक्ट नहीं करना कि बायोरिएक्टर प्लांट से लेके आ गए बैक्टीरिया और हमने डाल दिए। बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली पैदा होंगे। जब उड़द की दाल का आटा डालोगे, उनका भोजन मिला और बैक्टीरिया अपने आप पैदा हुए। ये प्रकृति का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जिसमें अलग से कुछ लाना नहीं पड़ता। आप सोचो, जब खेतों में धूप लगती है, मिट्टी के बैक्टीरिया मर जाते हैं, मरते हैं ना, पहला पानी गिरता और सौंधी खुशबू आ जाती है, तुरंत एक्टिव होते हैं बैक्टीरिया, तुरंत। सोचिए क्या विज्ञान है। मतलब अब हमें ऐसा नहीं, अरे यार वो तो मर गए बैक्टीरिया, अब हमें खरीद के लाना पड़ेंगे। तो ऐसे तो हर बार चिंता करनी पड़ेगी हमें। तो कितना मतलब गजब का ये वरदान है ऊपर वाले के का कि तुरंत। अब जैसे दूध है, दूध को हम दही बनाते हैं, ऑटोमेटिकली दूध में, दही में वो बैक्टीरिया अपने आप पैदा होते हैं। दही जैसे ही बन गया वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, फिर आप उसकी छाछ बना दो, अलग बैक्टीरिया आ जाते हैं। आप उसका मक्खन बना दो, उसमें अलग बैक्टीरिया आ जाते हैं। अलग अलग स्टेज में अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं, और वो ऑटोमेटिकली जैसा जैसा उनका भोजन मिलता जाएगा, भोजन के मुताबिक बैक्टीरिया पैदा होते जाते हैं। और टेम्परेचर, भोजन और टेम्परेचर से इनका रिलेशन है। भोजन मिला और वो टेम्परेचर जिसमें उनको पैदा होना, वो टेम्परेचर मिल गया और भोजन मिल गया, तुरंत एक्टिव, तुरंत पैदा हो जाएंगे। ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, आज तक किसी को नहीं मालूम, ठीक है। और मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है। दूध से दही बनाओ और आनंद लो, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। कितनी देर के बाद वो क्या है सर? फल चलाना गौ है? के टामरिक का कॉम्बिनेशन क्या 200 लीटर छिड़क दो 1 एकड़ में। है? कितना वो बता दो ना। 2 लीटर लिया, हाँ। 200 लीटर पानी मिलाया और फिर उसमें 2 किलो गुड़ डाल दिया, 2 किलो ताज़ा मट्ठा डाल दिया, 5 दिन तक रखा, 200 लीटर रेडी हो गया। अब उसको हमने उठा के 198 लीटर छिड़क लिया, 2 लीटर उसी में छोड़ दिया, फिर 200 लीटर पानी डाला, फिर 2 किलो गुड़ और 2 किलो छाछ डाल दिया, फिर 200 लीटर रेडी हो गया। तो ऐसे आप कंटिन्यूसली करते जाओ, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। और
मतलब जो है ना उसका आप प्रयोग कर सकते हो। वो कितने टाइम तक, जैसे हार्वेस्ट मल्चिंग करने के बाद उसको डालने के बाद हमें मल्चिंग करना है ना? नहीं, हल चलाना है। वही नहीं मल्चिंग नहीं करनी, आपको तो जुताई कर देनी है, तो जुताई में मिक्स कितने कर देर देना है। बाद करना है? तुरंत करिए आप, तुरंत। और क्योंकि नहीं उनको हुआ बैक्टीरिया तुरंत मर वेट तो? जाएंगे। करना है उसमें? उसमें कितने दिन वेट करना है और इसमें कितने दिन वेट करना है? सेम दोनों में। 7 दिन। जैसे अभी एक क्रॉप निकल गया है, ठीक है, उसके बाद जमीन तैयार करना है, उस टाइम पे ये छिड़कना छिड़काव। है। छिड़कना, उसके बाद 40 दिन रखना है वैसे ही। बिल्कुल 40 दिन के बाद ही नेक्स्ट क्रॉप हम लगाना है। बिल्कुल। ओके। नहीं 40 दिन नहीं रखना, हाँ। मुश्किल से 10 या 12 दिन। ओके 10-12 दिन में अवशिष्ट मिट्टी के अंदर कंपोस्ट हो गए, ओके। फिर आप क्रॉप्स लगा क्रॉप सकते लगा सकते हैं, मतलब वो बाद में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आ हो। सकता। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जुताई 1-2 दिन के बाद की तो चलता है, नहीं तुरंत चलता, तुरंत तुरंत करना करना है। पड़ेगी, क्योंकि एक दिन बाद तो बैक्टीरिया ही डैमेज हो जाएंगे। मतलब आज छिड़काव कर दिया तो 24 घंटे आज के ही बीच करना में है। बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने मिट्टी की सफाई की, और सफाई करने के लिए हमने 2 तरीके अपनाए, या तो मैनुअली या तो हमने वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करके। अब मिट्टी के अंदर हमने सारे अनडिस्पोजेबल मैटर को डिस्पोज किया, क्योंकि हम मिट्टी को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, फसल उगाने के लिए। अब दूसरा काम इसमें हमें करना है, मिट्टी का पीएच वैल्यू चेक करना है। मिट्टी का पीएच मान चेक करना है ना, मिट्टी का पीएच मान चेक करना। अब ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अगर मान के चलो बाय द वे, कई बार ऐसा होता है कि हम मिट्टी को खाना खिलाए जा रहे हैं, हम मिट्टी में पानी डाले जा रहे हैं और फसल उपज नहीं रही। तो पहले तो हमें मिट्टी का चयन करना क्रॉप के लिए, या क्रॉप का चयन करना मिट्टी के हिसाब से। तो हमने चयन कर लिया, लेकिन अब हम मिट्टी को पहले तैयार करेंगे तभी वो फसल डालेंगे, ठीक है। अब हम फसल तैयार करने के लिए पहले हमने सफाई किया। अब हमने कहा यार एक काम करें, ऐसा कर लें, क्रॉप लगाने के पहले चेक कर लें बुखार उखार ना हो मिट्टी को, है ना। अगर मान के चलो बुखार हुआ तो हम तो 6 महीने के लिए बैठ जाएंगे फिर, क्योंकि क्रॉप तो लगा चुके, अब तो कुछ हो नहीं सकता। अब आप पानी डाल चुके, खाद डाल चुके, फसल लगा चुके, तो अब नेक्स्ट सीजन पे आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम वो रिस्क ना लेके हम मिट्टी का फीवर चेक करें। पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कार्बन चेक मत करो, क्योंकि कार्बन सबका कम है, वो तो बढ़ाना है, कंफर्म है, ठीक है। 0.1 से लेकर 0.5 से लेकर 0.75 एवरेज कार्बन हमारी मिट्टी में बचा हुआ है, जबकि 2 से 3% होना चाहिए। तो कार्बन तो सबका कम है, आपको कार्बन की टेस्टिंग नहीं जानी है। नंबर दो हमें कोई भी न्यूट्रेंट की टेस्टिंग भी नहीं करनी है ना। आप कहोगे ये क्या कह रहे हो, न्यूट्रेंट की टेस्टिंग नहीं करना, फिर सरकार इतना सॉइल हेल्थ को लेकर क्यों काम कर रही है? तो सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि वो पता करना चाहती कि हमारी मिट्टी का हेल्थ कैसा है, ठीक है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ कि आप न्यूट्रेंट वैल्यू का टेस्टिंग मत कराइए, क्योंकि उसमें झमेले बहुत हैं। आप सैंपल लेके जाओ, महीने भर वेट करो, है ना, पैसा खर्चा करो, पता करो बार बार, तब तक आप वेट करते रहो क्या हो रहा। एक जोड़ी चप्पल गिर जाएगी तब रिपोर्ट आएगी आपके हाथ में, और रिपोर्ट जो आएगी वो आंकड़े आपके खेत के हैं या तो किसी और के खेत के हैं, ये कंफर्म नहीं है। दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता हमारे देश में, ठीक है, ये कंफर्म है, क्योंकि ये मैंने खैर। तो मिट्टी का जब पीएच मान हम चेक करेंगे, तो पीएच मान चेक करने के लिए सिंपल है, आप जो है सीधा केवल पीएच चेक करो, ना तो हमें कार्बन चेक करना है, ना तो हमें उसका भोजन चेक करना। भोजन मतलब उसमें तत्व क्या है, क्योंकि हम एक संतुलित डाइट पर काम करने वाले हैं, संतुलित और कंप्लीट डाइट पर काम करने वाले हैं। और संतुलित और कंप्लीट डाइट पे जब काम ही करना है, तो अगर कोई तत्व की कमी होगी तो रिफिल हो जाएगा, और अगर होगा उसके अंदर तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में जब ज़्यादा होगा तो मिट्टी में नुकसान नहीं करेगा, वो मिट्टी के पास रहेगा, जब प्लांट को चाहिए पड़ेगा तब यूज़ होता रहेगा। काम खत्म हो गया। तो काय को हम अब चेक कराने बैठे, अब चेक करा के बैठ लिए, अब हम पता चला ये निकला कि यार उसमें गंधक की कमी है और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। अब आपको डालनी जैविक खाद गोबर की, अब उसमें से गंधक कम करो और नाइट्रोजन निकाल लो। आप गोबर में से निकाल सकते हो क्या? कॉमन सेंस लगाइए, नहीं निकाल सकते ना, कि गंधक ज़्यादा है और नाइट्रोजन कम है, तो अब उसमें आप गंधक कैसे निकाल लोगे गोबर में से? नहीं निकाल सकते ना, तो क्यों पड़े फिर झमेले में?
सिंपल साइंस पे जाइए कि मिट्टी के अंदर कोई भी तत्व की कमी हो या ना हो, हमें आदर्श डाइट पर काम करना है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमें नहीं पता आज के पहले हमारे बॉडी में क्या क्या कम था, क्या क्या ज़्यादा था, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आज से हम एक ऐसा डाइट चार्ट फॉलो करेंगे जिसमें हमें कंप्लीट मतलब सब कुछ है ना, और संतुलित मतलब जितना बॉडी को डिमांड है उतना हम लेना चालू करेंगे। कहानी खत्म हो गई, आज से आपका बॉडी रिपेयर हो जाएगा। तो हमें उस पर काम करना, उस थीम पर। तो इसलिए हमें पूरा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीएच ज़रूर चेक करना, क्योंकि पीएच से ही सारा काम होने वाला है। अगर पीएच गड़बड़ हुआ तो कितने ही अच्छा डाइट दीजिए, पौधे को लगेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, आपके अंदर अगर एसिडिटी बढ़ गई है ना, आपके पेट का पीएच वैल्यू बिगड़ गया, बैक्टीरिया मना कर देंगे, हम नहीं पचा रहे आपका भोजन, तो क्या होगा, आपको उल्टी होगी। जो खाया वो 10 मिनट के बाद जो के बाहर आ जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया ने मना कर दिया पचाने से, क्योंकि आपके पेट का पीएच मान ज़्यादा हो गया, मतलब सॉरी कम हो गया, एसिडिटी हो गई है, ज़्यादा एसिडिक हो गया। पेट में ऑलरेडी एसिड बन रही थी और आपने पूरा ऊपर से और एसिडिक खाना खा लिया, तो ज़्यादा एसिड बन गई, तो बैक्टीरिया उस ज़्यादा एसिडिटी में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया का काम करने का एक संतुलित पीएच होता है 6.5 to 7.5। यही पानी का, यही भोजन का और यही मिट्टी का होना चाहिए। अगर इससे कम ज़्यादा हुआ तो कोई भी काम करने से हाथ खड़े कर देगा। तो ऐसे मिट्टी के अंदर अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो आप कितना ही खाना डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे आपका पीएच अगर पेट का बिगड़ा है, कितना ही खाना खा लो, बाहर फिर आ जाएगा, खा लो फिर बाहर आ जाएगा, सही है कि नहीं है? ऐसी मिट्टी का होता, आप कितना ही भोजन डाल दो, ठीक है, मिट्टी फेंकेगी नहीं भोजन, लेकिन पड़ा रहेगा, काम नहीं करेगा। आप डालते जाओ, खूब ट्रालियों से खाद डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फीवर खराब है उसका, फीवर ठीक करना पड़ेगा। तो पीएच चेक करने के लिए एक सिंपल आइडल नियम बता दे रहे हैं हम आपको। एक आप पीएच पेपर लेके आना, 10 रुपये का आता है, मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, और डिस्टिल वाटर लेके आना, 20 रुपये लीटर बैटरी वाला बेचता है, या वो भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। डिस्टिल वाटर जिसका पीएच बिल्कुल सामान्य होता है, एंड पीएच पेपर जो 10 रुपये का होता है, 30 रुपये का खर्चा है। और आप अपने खेत में खड़े होना, और आप क्या करना, ये जो हमारा खेत है, मान के चलो ये बोर्ड हमारा खेत है, इस बोर्ड से आपको क्या करना है, चारों कॉर्नर से आपको मिट्टी उठानी है। तो चारों कॉर्नर से मिट्टी उठाने का मतलब ये नहीं कि पड़ोसी का खेत चालू हो रहा है तो बिल्कुल एकदम पड़ोसी से झुक के ही उठाएं, ऐसे नहीं मिट्टी उठानी है। कॉर्नर का मतलब ये हुआ कि कम से कम आप 10 फीट छोड़ें, एल बनाएं 10 फीट का। जैसे अगर ये कॉर्नर है तो ये 10 फीट हो गया, ये 10 फीट हो गया, ये 10 फीट हो गया, ये यहाँ से मिट्टी उठानी है आपको। अगर हम यहाँ से मिट्टी उठाएंगे ये कॉर्नर से, तो यहाँ से ये कॉर्नर से सॉइल उठाएंगे, यहाँ से मिट्टी उठानी है तो ये कॉर्नर बनाएंगे, ये 10 फीट हो गया, ये भी 10 फीट हो गया, ठीक है। अगर ये कॉर्नर से मिट्टी उठानी है तो तरीका ये कॉर्नर से आप मिट्टी उठाइए, यहाँ से मिट्टी उठाइए, करेक्ट। अब मिट्टी को उठाना हमेशा कैसे तरीके से, वी शेप में मिट्टी उठानी है। ये आपका ज़मीन का लेवल है और मिट्टी को खोदना ऐसे है, और ये मैक्सिमम डेप्थ होगी 9 इंच, क्योंकि 9 इंच तक ही बैक्टीरिया और न्यूट्रेंट का जो लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और आपको वही चेक करना है। इसके डेप्थ की मिट्टी नहीं आपको लेनी है। तो क्या करना, ऊपर के सरफेस पर ज़्यादा बैक्टीरिया और ज़्यादा तत्व होते हैं, नीचे में जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे कम होते जाते हैं, इसलिए हमें वी शेप का खोदना है। ऊपर की मिट्टी ज़्यादा, नीचे की और थोड़ी कम, और नीचे की थोड़ी कम, और नीचे की थोड़ी कम, और नीचे की थोड़ी कम। और ये जो पूरा वी का है वो पूरा हमको, हाँ, पूरा वी का मिट्टी आप कलेक्ट कर लीजिए। तो आप लकड़ी से मिट्टी को खोदिए, कभी भी लोहे के औजार से मिट्टी को ना खोदें, या तो स्टील का चाकू आप घर से ले आइए, उससे आप खोदिए, क्योंकि उसमें आयरन होगा, आयरन का अपना पीएच होगा, और माइनर लेवल पे जब टेस्टिंग होती है तो पीएच बदल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा मिट्टी का है या आयरन का है। तो थोड़ा भी उसमें आयरन खुरच के आ गया तो वो पीएच मान को बिगाड़ देगा। तो आप लकड़ी से मिट्टी को लीजिए, छोटा सा नुकीला लकड़ी बना लीजिए, और उससे आप यूँ वी शेप का मिट्टी निकाल लीजिए, ठीक है कि नहीं। या तो फिर आप लोहे का चाकू लिया, स्टील का चाकू लेके आइए और उससे आप वी शेप का मिट्टी निकालिए। तो ऊपर की 1 इंच मिट्टी पहले आप हटा देना, यहाँ से लगभग सरफेस से 1 इंच मिट्टी ये हटा दीजिए, और यहाँ से फिर 9 इंच तक की मिट्टी वी शेप में ले लीजिए। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से मिट्टी उठाया, वहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, सब जगह से हमने मिट्टी उठाई। तो मिट्टी आ गई 250-250 ग्राम एक जगह से, टोटल मिला के हो गई 1250 ग्राम 5 जगह से, एक सेंटर से भी उठानी है, ठीक है। 5 जगह से हमने सॉइल का कलेक्शन किया। अब हम इन सॉइल के कलेक्शन को क्या करेंगे, इकट्ठा ढेरा लगा लेंगे ऐसा,
है ना, मिक्स कर लेंगे। सब मिक्स कर लेंगे। पांचों जगह की मिट्टियों को हमने आपस में मिला दिया और उसका अच्छा बुरादा बना दिया प्रॉपर। अब हम इसके बना देंगे 4 पार्ट। यहाँ से ऐसे हमने 4 पार्ट बना दिए। तो आप क्या कर सकते हो, हाथ से ही उसको प्लस का निशान बना दो ढेरा लगा के। तो एक पार्ट को उठा के, किसी भी एक पार्ट को उठा के आप एक कटोरे में डालिए और जो डिस्टिल वाटर लेके आए हैं उसको उसमें डाल दीजिए और उसको अच्छा पतला कर दीजिए। पतला इतना करिए जितना आप दाल खाते हैं पतली उतना, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं कि हम ऐसे गिराएं तो गिरे ना, और बहुत ज़्यादा पतली नहीं कि मतलब पानी जैसा हो। ऐसा एक सिमिलर उसका वो होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, एकदम पेस्ट नहीं और एकदम लिक्विड नहीं। तो हमने वो कर लिया, घोल दिया उसको प्रॉपर। और घोलने के बाद आपने उस पीएच पेपर को फाड़ के उसमें डिप कर दिया जो आप लेके आए। ठीक है, अब डिप करेंगे तो 10 सेकंड तक उसमें डिप रहने दीजिए, एकदम डिप करके तुरंत मत निकालिए, डिप रहने दीजिए। निकाल के उसको 10 मिनट तक हवा में उसको सूखने दीजिए, धूप में नहीं, हवा में। ठीक है, तो वो धीरे धीरे ड्राई होगा। ड्राई होते ही वो कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली वो उसका रंग बदल जाएगा। और जो भी रंग आएगा वो रंग आपको पीएच पेपर के दिए, पीएच पेपर के ऊपर फ्रंट पेज पर रंग दिए रहते हैं अलग अलग, और उन रंगों के सामने पीएच के नंबर लिखे रहते हैं। तो आपके पेपर का रंग पीएच के पेपर के रंग से मिलाइए कि कौन सा रंग आ रहा है। तो जो रंग की मैचिंग होगी उसके सामने नंबर देख लीजिए कितना नंबर आ रहा है। तो मान के चलो अगर 6.5 to 7.5 आया तो कोई बात नहीं है, तो तब तक तो सही है। अगर इससे ज़्यादा आया तो गड़बड़ है, इससे कम आया तो गड़बड़ है। तो अब ज़्यादा आने की कंडीशन में क्या करेंगे, ज़्यादा आने की कंडीशन का मतलब ये हुआ कि सॉइल एल्कलाइन नेचर की हुई है ना, एल्कलाइन नेचर की हुई सॉइल, और इसमें आपको एसिटिक चीज़ों को डाल के उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप उसमें 100 लीटर काऊ यूरिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर 7.5 से 8 नंबर आ गया तो 100 लीटर काऊ यूरिन या 10 केजी नींबू का रस, या तो संतरे का रस, या तो मौसमी का रस, या तो किन्नू के फ्रूट का रस आप यूज़ कर सकते हो। तो 10 केजी मान के चलो आपको बाज़ार से सड़े हुए नींबू मिल गए। ये टाइम पे आपको बारिश में अगस्त के महीने में खूब मिलेंगे। तो आप 2-3 कुंटल भी ला के रख के और एक टंकी में स्टोर करके रख सकते हो, कभी भी आपके बहुत काम आएंगे वो। ठीक है, तो वो हमने उसमें से 10 किलो फल में से जो भी रस निकला उसको 1000-2000 लीटर पानी में मिलाया, या तो ड्रिप से दे दिया, या स्प्रिंकलर से दे दिया, या फॉगर से दे दिया, या डब्बे से पूरे 1 एकड़ में छिड़क दिया। इससे क्या होगा, आपका पीएच मान नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, काऊ यूरिन 100 लीटर 100 लीटर, या तो 10 किलो नींबू का रस, या तो किसी भी खट्टे वाले फल का रस, जो हमने बताया किन्नू, संतरा, मौसम्मी, या तो नींबू, इन 4 में से कोई एक। किन्नू है सर। किन्नू भी एक संतरा ही जैसा फ्रूट होता है ना। सर अगर झरण नहीं मिले तो स्लरी यूज हो सकती है क्या? क्या नहीं मिले, झरण गोमूत्र अगर नहीं मिले तो क्या स्लरी यूज नहीं, हो स्लरी सकती है? नहीं। तो इतना तो कैसे 100 किलो कैसे मिले? अरे खूब आराम से कलेक्ट होगा। अगर आपके पास गाय हैं तो आराम से होगा, है ना, गाय हैं तो आराम से होगा, हो जाएगा, वो कोई कठिन काम और नहीं है। नींबू अगर 10 किलो लेते हैं नींबू या जैसा, तो वो पानी मिक्स करके आप डालिए। 1 एकड़ में आपको देना है मिट्टी में, आप कितना भी 10,000 लीटर भी पानी मिला के दे सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो लाने के बाद कितना दिन उसमें रख के फिर उसको छिड़काव करना है या कुछ नहीं, वो तो जैसे लाया वो तो आप लाए और रख भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि रखोगे तो नुकसान होएगा या उसकी एसिडिटी कम होगी। उसकी एसिडिटी एज इट इज रहेगी, कोई मतलब ये इसका रस निकालना है या दोनों को ऐसे काट नहीं। रस को निकाल के और उस रस को जितना भी पानी मिला सकते हो उतना पानी मिला के 1 एकड़ में दे दो। 1 एकड़ के मान में 10 किलो नींबू का रस जाना है, कुल मिला के ये है बात। और इसे बांध के रखा नींबू बकेट में डाल के तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या किया हमने, अगर 8 की कंडीशन हुई यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 की कंडीशन हुई तो 100 लीटर हमने काऊ यूरिन यूज़ किया। ठीक है, या तो 10 केजी नींबू के रस का इस्तेमाल किया। अगर ये 8.5 हो गया तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, 200 लीटर काऊ यूरिन हो जाएगा, 20 केजी ये हो जाएगा। अगर ये 9 हो गया तो ये 300 लीटर हो जाएगा और फिर ये 30 केजी हो जाएगा। इस तरह से जिस तरह से आपकी एल्कलाइनिटी बढ़ती जाएगी उस तरह से इसकी डोज की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं हम 6.5 से कम, मान के चलो ये 6 हुआ तो 6 की कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ, अगर 6 pH है तो एसिटिक सॉइल हुआ आपका।
और एसिटिक नेचर की सॉइल को कंट्रोल करने के लिए आप दो तरह के एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 चूना पाउडर का, नंबर 2 रॉक फॉस्फेट पाउडर का। तो इस केस में आप 250 kg लाइम पाउडर का यूज़ करिए और नहीं तो रॉक फॉस्फेट पाउडर का यूज़ करिए। 250 kg लाइम पाउडर या तो रॉक पाउडर, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट बेसिकली मिनरल्स होता है और ये एसिडिटी को कंज्यूम करता है ना। अगर आप खुले खेत में उसका पाउडर ऐसे ही ब्रॉडकास्ट कर दो तो मिट्टी के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको खींच लेता है। तो इसीलिए 250 kg लाइम पाउडर या तो 250 kg रॉक फॉस्फेट यूज़ करना। अब अगर ये मान के चलो 5.5 हो गया तो ये फिर 500 kg लाइम हो जाएगा यूज़ और या तो रॉक हो जाएगा यूज़, ठीक है। और अगर ये और नीचे चला गया 5 पे आ गई कहानी तो फिर ये 750 हो जाएगा, और कहानी कम पे चली गई तो फिर 1000 हो जाएगा। तो जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी आपकी मिट्टी में है, और उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए रॉक फॉस्फेट या तो लाइम पाउडर का आपको यूज़ तो ये छिड़कने के बाद मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने छिड़क दिया उसके बाद आप टेलेज कर दीजिए, है ना। मतलब ये दोनों में से एक लेना है ना? हाँ, ऐसे ही भुरकना है। अगर ज़्यादा है तो ये मतलब कोई नहीं कोई एक यहाँ तो इन दोनों में से कोई एक, और यहाँ पे भी इन दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक लेना, दोनों नहीं लेने हैं। वो तो विकल्प बता दिया आपको कि ये नहीं तो ये, ठीक है। तो ये हर साल करना पड़ेगा। नहीं, एक बार करना है लाइफ टाइम। अगर पीएच वैल्यू सुधर गई तो कभी नहीं करना फिर। और आपने एक बार डाल के क्रॉप बो दिया, क्रॉप निकल गया, फिर आपने फिर से चेक कर लिया पीएच मान, अगर ठीक आ गया तो अब नहीं करना। और अगर आपको लगा कि नहीं 8 था पर अभी सामान्य से थोड़ा अभी और गुंजाइश है तो ठीक है 1 डोज और डाल दो, फिर नहीं डालना। तो ऐसे करके आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करने की ज़रूरत है। अभी के कंडीशन में कर सकते हैं ये? हाँ, कर सकते हो। पीएच चेक कर लो फिर कर सकते हो। पीएच मेरा ऑलरेडी 8.5% है। हाँ, तो वो अभी हाँ आपने दिखाया भी था, उसमें आपको 8.5 की कंडीशन में आपको 200 लीटर काऊ यूरिन यूज़ करना है। हाँ, तो अभी जाके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। या तो 20 kg नींबू का रस मिल जाए आपको, है ना, जो सस्ता पड़े, इजी जो पड़े वो आप यूज़ करिए। हाँ, अच्छा उनमें से एक जिप्सम भी इसी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। पीएच मान को कंट्रोल करने के लिए उसका भी प्रयोग करते हैं अगर एसिडिटी कम ज़्यादा हुई तो, है ना। जिप्सम में रॉक फॉस्फेट नहीं, जिप्सम अलग, रॉक फॉस्फेट अलग। अब तीसरा काम हमें करना है, सॉइल को हम तैयार कर रहे हैं। हमने पीएच मान चेक किया, अगर नॉर्मल आया तो कोई बात नहीं, अगर सामान्य नहीं आया तो ट्रीटमेंट करके हम आगे बढ़ गए। अब ट्रीटमेंट करके जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो हम अब तीसरी स्टेज में क्या करेंगे, मिट्टी को उपचारित करेंगे। मिट्टी का उपचार, मैन्योर वगैरह ट्रीटमेंट नहीं ये ट्रीटमेंट हो रहा है अभी, है ना। अब मिट्टी का उपचार कैसे करना है, मिट्टी का उपचार आपको करना होगा 100 kg लाइम पाउडर या तो प्लस 50 kg नीम पाउडर, जो कल मैंने आपको बताया था। नीम पाउडर, ठीक है। तो 50 kg नीम का पाउडर या तो और 100 kg लाइम पाउडर, इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करके 1 एकड़ के एरिया में ब्रॉडकास्ट करना है। ये ट्रीटमेंट करना कंपलसरी है। अगर 6.5 to 7.5 होता है पीएच तो, या तो एसिटिक नेचर का होता है तो। अगर एल्कलाइन नेचर का हुआ तो ये बस नहीं होगा यूज़, बाकी ये होगा। ये अगर ज़्यादा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा पीएच होने से एल्कलाइन है सॉइल, और लाइम का ऑलरेडी नेचर एल्कलाइन होता है, तो हम एल्कलाइन की कंडीशन में फिर ये नहीं डालेंगे। तो पहले तो हम पीएच चेक कर चुके, सामान आया तो ये लगा दिया, नहीं सामान आया तो 2 कंडीशन में ये लगाना, 1 कंडीशन में ये छोड़ के ये लगाना। नीम पाउडर इजीली अवेलेबल हो जाता है? हो जाता है, नहीं हो तो नीम का पेड़ लगाओ, उसकी पत्तियाँ डालो।
मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर दिक्कत हो हमसे बीज ले जाओ यहाँ से, अभी जाके तुरंत पौधा लगा दो और वो पौधा अगले 2-3 साल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो बेम्बू भी लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो समझ में आ गया ना ये। अगर पीएच मान सामान्य हुआ तो हमें ये यूज करना है, अगर पीएच मान कम हुआ तो भी यूज करना है, और अगर पीएच मान ज्यादा हुआ तो चूना बस यूज नहीं करना, बाकी ये यूज होगा ट्रीटमेंट वाले पार्ट में। और ये स्टेप वाइज ही सारे 1 2 3 हाँ, लाइन से ही बिल्कुल करना है। पहले वो, हाँ फिर ये गो कृपा वाला, बिल्कुल फिर ये। बिल्कुल बिल्कुल। पहले सॉइल को न्यूट्रल करो, फिर उसका पीएच चेक करो, फिर उसका उपचार करो। उपचार करने के बाद हम चौथी स्टेज में आएंगे मिट्टी का कार्बन बढ़ाने पे। मिट्टी का कार्बन बढ़ाना, मिट्टी का कार्बन बढ़ाना, ठीक है। अब मिट्टी का कार्बन हम कैसे बढ़ाएंगे? देखो अभी तक तो हमने मिट्टी को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रिपेयर किया, डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ भी नहीं किया। बात समझ रहे ना? जैसे हमें बुखार चढ़ा था, हमारी टांग दर्द कर रही थी, सिर दर्द कर रहा था, अभी हमने उसको ठीक किया है ना। हमारे पेट में जो गंदगी थी उसको साफ किया आपने, वो सब काम किया। अभी आपने खाना खाने के बारे में बात नहीं किया कि अब आपको हेल्दी डाइट लेना है और ये लेनी है। अब हम क्या करेंगे, जब मिट्टी के अवशिष्ट खत्म कर देंगे, मिट्टी का पीएच पता कर लेंगे, उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, सामान्य ट्रीटमेंट कर देंगे, अब हम मिट्टी का कार्बन बढ़ाएंगे। और कार्बन ही मिट्टी की जान है। अगर मिट्टी के अंदर देखो, ये 3 काम इसलिए करना क्योंकि हमारी मिट्टी का स्टेटस बिगड़ा हुआ है, अदरवाइज हम सीधे कार्बन पे आते। कार्बन से ही फोटोसिंथेसिस होता है, बस हम फिर कार्बन पे ही आते, सीधे चौथे पॉइंट से आ जाते। तो ये 3 करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी सॉइल की कंडीशन ख़राब है, इसलिए हमें एक पॉइंट पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, दिनों में कितना गैप रहना चाहिए? अभी हम फिर फाइनल करेंगे अभी बात। तो हमें मिट्टी का कार्बन बढ़ाना है, और कार्बन बढ़ाने के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आपके पास विकल्प नंबर 1, या तो 10 टन पर एकड़ आप नॉर्मल कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए, नॉर्मल कंपोस्ट का, ठीक है। और वो नॉर्मल कंपोस्ट हो सकता है आपका कचरे का कंपोस्ट हो सकता है, बकरी की खाद का कंपोस्ट हो सकता है, गोबर का कंपोस्ट हो सकता है, फिर आपका गधा घोड़ा बैल का भी कंपोस्ट हो सकता है, और ग्रीन वेस्ट भी हो सकता है, ड्राई वेस्ट भी हो सकता है, सिटी वेस्ट भी हो सकता है, प्रेस मड वेस्ट भी हो सकता है, कोई भी कंपोस्ट, ठीक है, वो 10 टन पर एकड़ हमें यूज़ करना है। लास्ट वाला क्या बोला आपने? फ्रेश मड? प्रेस मड मतलब गन्ने की मरी का कंपोस्ट। हाँ, गन्ने की जो मरी होती है ना, मरी शुगर मिल से निकलता है, हाँ, उसका नाम उसका कंपोस्ट जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना करना है? तो 10 टन पर एकड़ करना है हमको, तब जाके हमारा 10 टन पर एकड़। इस लिस्ट में भैंस भी आ जाएगी? हाँ, हाँ, बैल भैंस सब आ गया, गधा घोड़ा भी आ गया। सब मिक्स कर दो। हाँ, मिक्स करके भी कर सकते हैं सबका। कुल मिला के हमें 10 टन की मात्रा चाहिए। मिक्स करो तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, 1 एकड़ में, है ना। तो क्या होगा, कार्बन का मतलब होता बैक्टीरिया का घर, ठीक है, या कार्बन का मतलब होता बैक्टीरिया का भोजन। मिट्टी के अंदर 3 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। नंबर 1, सबसे पहले नंबर तो क्या होता है, पेड़ होता है, बराबर ना। पेड़ में जड़ें होती हैं, अब जड़ों के इर्द गिर्द बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया को जिंदा रहने और उसको खाने के लिए उसका अपना भोजन चाहिए, और दूसरा उसको काम चाहिए। भाई 2 ही चीज़ें हैं ना, जैसे गाय है, गाय खाना खाती है और अपना काम करती है, तो वो अपना काम क्या करती है, वो अपना खाना खाती रहती है और गोबर बनाती रहती है ना, या दूध बनाती रहती है, जो भी है। तो उसको खाना खाना और उसको काम देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, पर दोनों लिंक्ड हैं, ठीक है। तो अब मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया को रहने की जगह और बैक्टीरिया को खाने की जगह, ये कार्बनिक मैटर है। कार्बनिक मैटर के अंदर बैक्टीरिया रहेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, वो उनका घर है, वो उनका खाना है, समझ गए। अब उनको काम करना है, तो वो काम क्या करेंगे कि जो भी आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला है, उस मैटर में एलिमेंट भी होंगे, साथ में तत्व होंगे।
फास्फोरस एलिमेंट हुआ, गंधक एलिमेंट हुआ, नाइट्रोजन एलिमेंट हुआ, तो ये बैक्टीरिया का काम है इसमें से एलिमेंट निकाल निकाल के प्लांट्स को अवेलेबल कराना। समझ में आ रही है ना बात, है ना। अब अगर मान के चलो आपने कहा कि साहब मिट्टी के बैक्टीरिया बढ़ाइए, हमने बढ़ा दिए बैक्टीरिया और एलिमेंट नहीं बढ़ाए, तो बैक्टीरिया तो बढ़ गए, खूब बैक्टीरिया हो गए, मिट्टी बुरबुरी हो गई, लेकिन अब काम नहीं है उनके पास, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो क्या चाहिए, मिट्टी के अंदर अभी देखो भारत में थोड़ा सा इस विषय को लेकर थोड़ा भ्रम सा चल रहा है लोगों के बीच में, और आप सब यहाँ पर बैठे हैं तो हम वो भ्रम को अपने लेवल पे तो आपसे कहेंगे कि आप दूर कर सकते हैं, और वो कोई रॉकेट साइंस से नहीं, कॉमन सेंस से, सिंपल कॉमन सेंस ये बोलता है कि मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया आपने बढ़ा दिए, अब बैक्टीरिया एलिमेंट देने का काम प्लांट्स को करते हैं। ये तो रिसर्च हजारों सालों से हो रखी है और अभी के साइंटिस्टों ने कर रखी है कि मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया ही प्लांट्स को डाइट अवेलेबल कराते हैं। प्लांट्स कभी भी अपने मुंह से खाना नहीं खाता, बैक्टीरिया उसको खाना खिलाते हैं, समझ गए ना। बैक्टीरिया वो एलिमेंट प्लांट्स को अवेलेबल कराते हैं। ये सूक्ष्म संरचना जड़ों के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर ये होती है। अब अगर बैक्टीरिया सूक्ष्म तत्वों को निकाल के प्लांट्स को अवेलेबल करा रहे हैं, इसका मतलब सूक्ष्म तत्व होना चाहिए, और अगर तत्व नहीं होंगे तो बैक्टीरिया क्या करेंगे आप बताइए, नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मिट्टी के अंदर एनवायरनमेंट से, हवा से, कुदरत से जितने मिल जाएंगे तो वो कर लेंगे। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलो हमने खाना नहीं खाया फॉर एग्जांपल और पानी पीते रहे, तो ठीक है, पानी से आप जिंदा रह सकते हो, क्योंकि पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा काम बैक्टीरिया को मिल जाएगा, तो वो बैक्टीरिया उस पानी में से अपना काम करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा जो भी एलिमेंट निकलेगा वो अपना करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर काम देना है बैक्टीरिया को, तो आपको अपनी डाइट भी देना पड़ेगी, तभी आपकी बॉडी का मतलब स्ट्रॉन्गनेस आएगा, बराबर ना, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो हमको चाहिए कि मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया को भी बढ़ाएं और उसके साथ में हम एलिमेंट को भी बढ़ाएं। अभी जो हम प्रक्रियाएं कुछ फॉलो कर रहे हैं या मतलब आगे बढ़ाई जा रही हैं विद्याएं, उन विद्याओं में क्या हो रहा है, हम बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं केवल, और डाइट को नहीं दे रहे, और हमें चाहिए प्रोडक्शन। हम इस दरवाजे पे खड़े हैं कि साहब हमको प्रोडक्शन चाहिए, तो आप कहो तो हम ये काम करने को तैयार हैं, और अगर आप प्रोडक्शन नहीं दे रहे तो हम आपकी बात भी सुनने को तैयार नहीं। सिंपल सी बात है यार, क्योंकि 70 करोड़ की आबादी, उसकी आजीविका है भाई। आप तो गाना गा के कुछ भी कह दोगे, मतलब सिंपल सी, समझो आप बात, हमारी तो उस पर फांसी लटक जाएगी अगर हमारी फसल पैदा नहीं हुई तो, है कि नहीं। ये बात सिंपल है। तो सिंपल बात को सिंपल तरीके से और लॉजिकली तरीके से समझो कि मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया बढ़ा दिए और अगर एलिमेंट नहीं दिए आपने तो कहानी नहीं होगी। अब आप इस बात को मैं आपको प्रमाणित कर दे। आप कहोगे एलिमेंट देने की बात कर रहे हो, जो कुछ लोग विरोध करते हैं इस बात का, है ना, हमारा भी बहुत लोग विरोध करते हैं इस बात को लेकर, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु आप एक लॉजिक समझ लो। अगर आपने पेट के अंदर अपने बैक्टीरिया बढ़ा दिए और खाना नहीं दिया, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, आपकी आंतों को खा डालेंगे। होता है ना, जब किसी को आंत में छाले पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है साहब समय पे खाना खाना आप। वो क्यों कहता है, इसलिए कहता है क्योंकि आपके पेट में, आंतों में जो बैक्टीरिया हैं उनको खाना मिलेगा, वो खाना खाएंगे, और अगर खाना नहीं मिलेगा तो आंतें खाएंगे, और खाते खाते आंतों को आपको पूरा खत्म कर देंगे। तो बैक्टीरिया को काम चाहिए यार, इसका मतलब सिंपल है, मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपने खाना नहीं खाया तो निश्चित है आपको मरना है, बैक्टीरिया को काम नहीं मिलेगा तो 100% डेथ होनी है। तो अगर आप खाना खाते हैं तो ही बैक्टीरिया को काम मिलता है। ऐसे ही मिट्टी के अंदर अगर आप बैक्टीरिया डाले और खाना नहीं दिया उनको, तो बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। ये सिंपल लॉजिक है। इसलिए बैक्टीरिया मत बढ़ाओ, बैक्टीरिया बढ़ाओ लेकिन बैक्टीरिया के साथ में डाइट भी डालो। हमारे पूर्वज क्या करते थे, कोई डाइट नहीं डालते थे, हमारे पूर्वज कोई डाइट नहीं डालते थे, जो आज हम डालने की बात कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे, वो रिसाइकलिंग करते थे, और रिसाइकलिंग से बैक्टीरिया और डाइट दोनों मिल जाती थी। समझ रहे ना, हमारी जो पहले प्राकृतिक खेती की व्यवस्था थी वो रिसाइकलिंग बेस्ड थी। अब हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, रिसाइकलिंग नहीं कर रहे, एलिमेंट नहीं दे रहे, है ना।
और बैक्टीरिया खाली बढ़ा रहे, तो उससे काम हमारा नहीं होने वाला। प्रोडक्टिविटी हो सकता है मिट्टी के अंदर जितना भी अभी अवशिष्ट पड़ा है वो बैक्टीरिया बढ़ने से वो सारा अवशिष्ट निकाल के प्लांट्स को पौधे दे देंगे। जैसे अभी तक हमने 50-60 सालों में जो भी केमिकल डाले, तो केमिकल का एक नियम है, जो केमिकल आपको मिट्टी में आप डालते हो उसका 10% प्लांट्स को मिलता है, 90% फिक्स हो जाता मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी के अंदर जब वो फिक्स हो गया तो ठीक है, आप बैक्टीरिया बढ़ाइए, वो बैक्टीरिया एलिमेंट को निकाल के देते रहेंगे, जो भंडारण आपके अभी खेत में है ऑलरेडी, तो खूब आप 10 साल तक ले लोगे प्रोडक्शन, और 10 साल के बाद आप झटके से फिर नीचे आ जाओगे, क्योंकि आपने एलिमेंट नहीं दिए, बैक्टीरिया बढ़ाते रहे। और अगर आपको वैश्विक समाधान पे जाना है, आप हमारी भी बात मत मानो, आप पूर्वजों के खेती की व्यवस्था का आइडिया लगाओ। वो लोग क्या करते थे, अनाज खाते थे, अनाज खा के और जाके खेत को वापस दे आते थे, ठीक है, फिर जाके पत्ती तना जो भी होता था वो गाय को दे के भूसा बना के और गोबर गाय को खिला के गोबर बना के वापस दे आते थे, और जड़ जो है ना वहीं के वहीं वो जोत देते थे। तो मिट्टी ने पौधे के रूप में, जड़ के रूप में, तने के रूप में, पत्ती के रूप में, फल के रूप में, फूल के रूप में जो भी तत्व उठाए मिट्टी से, वो तत्व हमने अलग अलग रूप से वापस मिट्टी को दे दिए, ठीक है। तो उस तत्व के साथ में ऑर्गेनिक मैटर भी है और एलिमेंट भी है, तो एलिमेंट भी गए और ऑर्गेनिक मैटर भी गया, तो मिट्टी के बैक्टीरिया भी रीजनरेट हो गए और बढ़ गए, और उसके साथ एलिमेंट रिसाइकिल हो गए, तो वो सारे तत्व फिर मिल गए, बैक्टीरिया वही काम फिर करने लग जाएंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टर से गेहूं काट रहे और उधर जाके आग जला रहे, और फिर जाके हम बैक्टीरिया बढ़ा रहे। तो एलिमेंट नहीं दोगे, बैक्टीरिया दोगे तो नुकसान होगा। आज नहीं आएगा समझ में, 10-20 साल के बाद में ये बात समझ में आएगी, है ना, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि ये साइंस नहीं बदल सकता जो ऊपर वाले ने बनाया है ना, हम और आप में कोई ताकत नहीं है साइंस को बदल दें। तो हमें क्या करना, मिट्टी का पहले कार्बन बढ़ाना, और कार्बन बढ़ाने के लिए 10 टन आप गोबर का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल कर सकते हो। मिट्टी के अंदर कार्बन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी, कंफर्म। अब ये अगर नहीं हुआ तो आपके पास और दूसरे विकल्प हैं। दूसरा विकल्प ये है कि आप ग्रीन मैन्योर आप अपने खेत में लगा दीजिए। ग्रीन मैन्योर का मतलब ये होता है कि सन, ढैंचा, उड़द, मूंग में से कोई भी एक क्रॉप आप लगा दो और उसको 40 दिन के बाद मिट्टी में वापस पलट दो, तो उससे भी मिट्टी का कार्बन एकदम इंस्टेंट बढ़ता है, ठीक है, दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प है कि आप लकड़ी का कोयला अगर कहीं से आपको मिल जाए 500 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, वो आप डाल दो, उससे भी इंस्टेंट कार्बन बढ़ता है, इंस्टेंट मतलब एकदम तेज़ी से कार्बन बढ़ता है। तो हम इन तीन में से कोई भी एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो कंपोस्ट में कितनी बड़ी रेंज है, आप कोई भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर लो। मान के चलो हमारे पास 100 किलो कचरा का खाद था, 200 किलो गोबर का खाद था, इतना ये था, इतना ये था, सब मिला के 10 टन हो गया, तो हमने सब मिला के भी 10 टन यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 टन केवल एक ही मैटर चाहिए। मान के चलो हमें 200 किलो बकरी की मिल गई, या 200 किलो मुर्गी की मिल गई, या 500 किलो गोबर की मिल गई, तो सबको मिला के भी हमने 10 टन यूज़ कर दिया, है ना। ऐसा भी कर सकते हो, और नहीं तो ग्रीन मैन्योर भी कर सकते हो, और नहीं तो 500 किलोग्राम कोल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और या इन तीनों को मिला के भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में यूज़ कर सकते हो। हमारा पर्पस है कार्बन मिट्टी के अंदर बढ़ाना, तो इन तीन तरीकों से कार्बन को बढ़ाया जा सकता है। 10 टन पर एकड़ ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करके, ग्रीन मैन्योर यूज़ करके, और ग्रीन मैन्योर यूज़ करके। ग्रीन मैन्योर में क्या करना है आपको, उड़द, मूंग, सन और ढैंचा, इन चार में से कोई एक क्रॉप लगानी है, क्योंकि इनकी बायोडिस्पोजिबिलिटी बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है। और इसके बाद ग्रीन मैन्योर के बाद 500 kg आप यूज़ कर सकते हो कोल पाउडर, कोल पाउडर, है ना, 500 kg लकड़ी का कोयले का पाउडर। और ये कहीं कहीं पे तो मिल जाता है बहुत आसानी से, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, चिमनियाँ चलती हैं ना, वहाँ पे आप लकड़ी का कोयला ले सकते हो। बायोगैस की सैलरी नहीं नहीं, वो हाँ, वो कंपोस्ट करके आप कंपोस्टिंग में ले जा सकते हो, उससे बढ़ेगा ऑर्गेनिक मैटर, पर वो कंपोस्ट करके डायरेक्टली नहीं, है ना। हाँ, तो हमें क्या करना, इन तीन में से कोई भी एक चीज़ यूज़ करके कार्बनिक मैटर बढ़ाना। जब कार्बन बढ़ गया इसका मतलब बैक्टीरिया तो बढ़ गए साहब बहुत। हाँ, एक और मैं बात बता दूं, इन फार्मूलों पे ही आप सीमित नहीं रहना, हम आपको खुला बोलते हैं, आप किसी भी विद्या का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर किसी और विद्वान के पास या आपके पास किसी भी विद्वान की अगर विद्या हो जिससे कार्बनिक मैटर बढ़ सकता हो, और आपको लगता है कि हमारे लिए ये कठिन हो रहा है, ये इजी है,
तो आप उसका भी प्रयोग करके कार्बन बढ़ा जीवामृत सकते का हो। प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक मैटर हमें बढ़ाना, ठीक है। लोग है ना हमारे राजस्थान में सप्त धान या 9 धान मिक्स करके, तो वो सही है या यही करें? किसी भी एक मैटर को उगाना चाहिए, सही बात तो यही है। क्योंकि क्या होता है, जब हम बहुत सारे अनाज उगाते हैं तो कोई की ग्रोथ अप होती, कोई की डाउन होती है, तो कोई की भी ढंग से नहीं हो पाती उस चक्कर में। तो एक कोई उगाना बेटर होता है। अच्छा, तो सन, ढैंचा, उड़द, मूंग में से ढेंचा कोई भी क्या एक है? क्रॉप। अभी जैसे सर आपने कहा कि हम लोग पहले से डीएपी डालते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब ऑलरेडी है, एनपीके है, ठीक है। तो आपने बोला कि अगर हम ये चौथा वाला नहीं भी अभी करते हैं तो भी हमें वो मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर है। मिलेगा। तो ये एक बार हम स्टार्टिंग में अगर ये चौथा वाला पॉइंट ना भी करें तो काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। तो कुल अगर मिला पहले के चौथा वाला किया तो हमारी खेती अभी पड़ी है, बारिश हो रही है, तो हम ग्रीन मैन्योर ही पहले बढ़ा दिया और फिर बाद में बाकी का ट्रीटमेंट कर सकते हो, बाकी का बाद में कर लो, देख लो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं। पर स्टेप बाय स्टेप करने से अच्छा है। बरसीन में नहीं, बरसीन में नहीं है सर, बरसीन तो डिस्पोजेबिलिटी नहीं है ना एक्चुअली, इसके अंदर डिस्पोजेबिलिटी बहुत फास्ट है और डिस्पोजेबिलिटी ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाती है। ढेंचा क्या होता सोयाबीन भी चलता है। ये उलटना क्या होता है? उड़द, मूंग, सन और ढैंचा, मतलब मिट्टी में ही वापस पलटना। है? ढेंचा क्या है? ढैंचा मैं आपको दिखा दूंगा, प्लांट्स भी और सीड्स भी। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे चलते हैं और आखिरी पॉइंट है मिट्टी का खाना देना। अब हम खाना देंगे मिट्टी को, भोजन देंगे। अभी तो बैक्टीरिया बढ़ा दिए, कार्बनिक मैटर बढ़ा दिया, अब हम मिट्टी को भोजन देंगे, संतुलित और संपूर्ण आहार। क्या देना है? संपूर्ण और संतुलित, बैलेंस एंड कंप्लीट डाइट, ठीक है, संतुलित और संपूर्ण आहार। अब इस आहार में हमें क्या क्या देना है? तो आहार में आपको 5 तरह के खाद देने हैं, जिससे अभी तक हमने 15 सालों में ये सीखा है कि मिट्टी के अंदर सभी तरह के तत्वों की जितनी मात्रा चाहिए मिट्टी को, एक फसल को एक अच्छा पैदावार के लिए, वो सारी मात्रा उस मैन्योर के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो क्या क्या मैन्योर देना वो मैंने आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, जगह कम पड़ जाएगी थोड़ी, पर आपको बोलते जाते हैं